अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया और अब हम टॉर्क से रेलेवेंट कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक बात याद रख लीजिए, एफएससी स्टाइल में जब आप एफएससी में थे तो तब डायग्राम वाले क्वेश्चंस को आप ये कह के छोड़ देते थे कि यार बोर्ड में कभी शक्ल वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आता, और अब डायग्राम वाले क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल्स आपने मुश्किल समझ के छोड़ दिए थे, अब उनको सॉल्व करना है। इसलिए आप अपना चेहरा, अपनी शक्ल अच्छी रखिए, क्योंकि शक्लों वाले डायग्राम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो यूएचएस में आने वाले हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, इतने आसान है। याद रखिए, जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं वो दूसरे सवालों से ज़्यादा आसान होते हैं। किस तरह से अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, याद कर लें या इसको किसी कॉन्सेप्ट से टेबल बनाना सीख लें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैथमेटिक्स में हैं और आपको याद होनी चाहिए। साइन किस किस पे 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह कॉस 0, 30, 45, 60, 90 और टेंजेंट 0, 30, 45, 60, 90। एक यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ, कॉस 180 -1 होता है और साइन 180 0 होगा, ठीक है, और टेंजेंट 180 0 होता है, ठीक है। तो इनको याद रखने, या वैसे अगर आपने टेबल बनाना सीखना है तो ये देख लिए 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0 सबका रूट और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2। तो इसको कोशिश कर लें, अगर आप याद करने की तो याद कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इनको याद कैसे रखना है। ये देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन आगे हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटे साइन अगर 30 है तो वो कॉस 60 के इक्वल होता है। ये आप ज़रा उसमें देख लीजिएगा, इस तरह साइन 60 कॉस 30 के इक्वल, साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होता है। ये आपने उनको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। 2012 में ये क्वेश्चन आया था, और 2012 में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया था ये, क्योंकि आपने याद किया होता है कि टॉर्क के फार्मूले में साइन थीटा आता है, लेकिन जब आपकी सोच के बरक्स कोई चीज़ आती है तो कंफ्यूज मत हो। आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया है मैंने वो ये था कि रिजॉल्व मोमेंट आर्म और फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो ये फोर्स के 2 कंपोनेंट बना लिए, दैट इज एफ साइन थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा। नाउ चेक विच कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द अदर क्वांटिटी। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट दूसरी क्वांटिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है? सो करेक्ट आंसर इज एफ कॉस थीटा। ओके, आपने फोर्स के 2 कंपोनेंट बनाए, कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा? डेफिनेटली एफ कॉस थीटा ने रोटेशन प्रोड्यूस करवानी है ना। एफ साइन थीटा तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ साइन थीटा जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। और फिर 2012 के बाद यूएचएस ने 2015 में उसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया, और ये है एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। सो एफ कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर ऑन मोमेंट आर्म, योर आंसर शुड बी एल एफ कॉस थीटा। 2020 का क्वेश्चन भी आप मेरे से सुन लीजिए। 2020 में क्वेश्चन किस तरह का आएगा? 2020 में आसान आएगा। अगर यहाँ पर एंगल दिया हुआ है मोमेंट आर्म के साथ, तो फिर आंसर आएगा टॉ इज इक्वल टू, इफ दिस इज एल एफ साइन थीटा, क्योंकि ये एफ साइन थीटा है तो कॉस रट्टा नहीं लगा लेना आपने, ये चेक करना है। 2017 का रिकंडक्ट जो था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो बेटा मैं आपके साथ तमाम पास पेपर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूएचएस वाले किस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है इफ द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। बेटे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, अल्फा 0 ते टार्क भी 0, तो आंसर इज अल्फा। तो 2009 का एक क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ना।
बेटे मुश्किल नहीं है, पता नहीं आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप फैसला करेंगे मुश्किल है या आसान है। अब हम फर्दर टॉर्क के बाद बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, टुवर्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, देयर आर टू कंडीशंस। नंबर 1, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो, एंड कंडीशन सेकंड, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स शुड बी ज़ीरो। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज ज़ीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज ज़ीरो। और न्यूटन ने ये कहा था कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। न्यूटन सेकंड लॉ है ना, F = m में। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के दो मतलब हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है और या बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। सो इफ़ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन बॉडी इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन यूनिफॉर्म लीनियर है ना, तो लीनियर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ट्रांसलेशनल की बजाय डायनामिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। टॉर्क ज़ीरो होने का मतलब ये है, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फ़ा। तो टॉर्क ज़ीरो का मतलब है अल्फ़ा शुड बी ज़ीरो। तो अल्फ़ा ज़ीरो होने के भी दो मतलब हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है और या क्या है, ओमेगा यूनिफॉर्म। ओमेगा यूनिफॉर्म, ठीक है, ओमेगा यूनिफॉर्म। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो अल्फ़ा ज़ीरो के मतलब क्या हुए? एंगुलर वेलोसिटी शुड बी यूनिफॉर्म, और एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है बॉडी इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल बेटा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को एज अ होल हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक बिकॉज ट्रांसलेशनल में क्या है? लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो, और रोटेशनल में क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो। अब क्या आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए? नो, ओनली रेस्ट नहीं। ये एमसीक्यूज भी आपकी बुक में, इक्विलिब्रियम का मतलब ज़रूरी नहीं है रेस्ट में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब मोशन में भी बॉडी हो सकती है। जैसे पैराट्रूपर की एग्जांपल है, पैराचूटिस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब नीचे आ रहा होता है, या फॉग ड्रॉपलेट की बात करें, उसका वेट डाउनवर्ड और उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो अपवर्ड। समझ आ रही है ना? ड्रैग फोर्स ऊपर और वेट डाउनवर्ड। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म होती है, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इक्विलिब्रियम रेस्ट पे भी होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो बॉडी तब भी। तो ये तो थी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन जब इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट आएंगे तो हमने बेसिक रूल को फॉलो करना है, यानी नेट सम ऑफ ऑल फोर्स ज़ीरो इसको, एंड नेट सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जनाब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। और नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस बेटे, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट लग रही है तो नेगेटिव। यानी एक डायरेक्शन की फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। इस तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है टॉर्क तो उसको क्लॉकवाइज के इक्वल। अगर आप कहते हैं कि इक्वल की बजाय हमने इन एक लाइन में लिखना है तो एंटी क्लॉकवाइज वालों के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वालों के लिए नेगेटिव। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको कुछ याद आ रहा होगा, बचपन में आपने कभी
इक्विलिब्रियम की कोई एग्जांपल एक्सपीरियंस की होगी, जैसे ये साहब हैं, ठीक है ना, और ये कितने खुश हैं, और इधर इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और इसकी कोशिश ये होगी कि इस डायरेक्शन में रोटेशन करवाए, इसका वेट इधर लग रहा है और इसका वेट इधर लग रहा है। अब इसका वेट इधर को रोटेट करवाएगा और यानी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो इफ़ दे आर इन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी इसका टॉर्क ज़्यादा है और इसका टॉर्क कम है, तो अगर इक्विलिब्रियम में हो तो दोनों का टॉर्क इक्वल होना चाहिए। अभी मैं इससे रेलेवेंट 2014 यूएचएस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पिवट पॉइंट, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था वो क्या होता है बेटा। पिवट पॉइंट एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है जो